स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं क्रांति सर आपके लिए फिर से ज्योग्राफी की एक सीरीज में जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो था जलवायु। और भारत की जो जलवायु विशेष तौर पर आज जो मैं बात करूंगा भारत के मौसम, उस मौसम की बात होगी जिसमें वर्षा होती है। ठीक है, अब वर्षा हो रही है मतलब बारिश का समय है, तो उस बारिश को किस प्रकार से प्रभावित करेगा अल नीनो, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि अल नीनो भी एक कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वालों में से। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि अल नीनो होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल दे रखा हूँ कि अल नीनो होता क्या है और भारतीय मानसून पे वो किस तरीके से प्रभाव डालता है। अब हम इसको हमारे पॉलिटिकल मैप के जरिए या फिर एक मैप के जरिए समझेंगे, जो कि आपके लिए काफी आसान होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से उसे याद करना। चलिए, यहां पर दिया गया, आप चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए हम सीधा बढ़ते हैं हमारे इस मैप की ओर। अब इस मैप पे जो विशेष तौर पे जिन कंट्री की मुझे आवश्यकता है, मैं उस कंट्री को पहले हाईलाइट कर दे रहा हूं। यहां देखिए, ये है आपके पास साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ठीक, यहां पर आपके पास ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका न्यू गिनी कंट्री आपके पास मिलेगी। ठीक, यहां पर आपके पास इंडोनेशिया मिलेगा, ये रहा आपके पास इंडोनेशिया वाला। ठीक, इधर हम जाते हैं तो लगभग आपके पास फिलीपींस मिल रहा है। ये आपको हमारा खुद का भारत कंट्री यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है भारत, ये हमारी भारत। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये इफेक्ट करता है हमारे भारत की जलवायु में। तो भारत को एक बार थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। भाई हमारी भारत माता है तो इन्हें हमें काफी अच्छे से बनाना चाहिए। ये लीजिए, ये है हमारी इंडिया, ये लीजिए, ये इंडिया बन गया हमारी, ये रही इंडिया। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको जो पढ़ना है वो अल नीनो। अब अल नीनो की जैसे कि आपने एक परिभाषा देखा होगा कि अल नीनो जो है विशेष तौर पर हमको यहाँ साउथ अमेरिका के इधर इस तरफ का तट, मतलब कि आप इसे कौन सा तट बोलते हो? पूर्वी तट। तो पूर्वी तट में आपके पास यहाँ पे एक कंट्री आ जाएगी जैसे कि पेरू कंट्री या चिली कंट्री। वहां पर आपके पास जो गर्म जल धाराएं यहाँ पर आपके पास दिखाई देगी, जो कि किसको रिप्लेस कर देगी, जो यहाँ पे पहले से ठंडी महासागरीय जलधाराएं थी, उसी का प्रभाव आपके इस भारत पर, हमारे भारत पर मानसून पर पड़ता है। तो कैसे मानसून पर पड़ता है उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक विषुवत रेखा बना रहा हूँ जो काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए इस आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए विषुवत रेखा को हम पिंक से लगभग बना देते हैं। तो विषुवत रेखा आपके पास इस तरीके से कुछ क्रॉस होगा, यहां से विषुवत रेखा क्रॉस होगा, ऐसा कुछ ये क्रॉस होगा, ये अफ्रीका से ऐसा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब कि 0 डिग्री इक्वेटर, ये आप जानते हो। तो मैं यहाँ पे 0 डिग्री ये बना दिया, 0 डिग्री इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। अब आप सभी जानते हैं भाई ये जो विषुवत रेखा ये काफी गर्म वाला स्थान है। अब अगर ये गर्म वाला स्थान है तो आप ये भी जानोगे यहाँ पे अगर ये प्रशांत महासागर आपका दिखाई दे रहा है, ये जो है ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत। ठीक, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। तो जाहिर सी बात है प्रशांत महासागर की जो जलधारा है वो भी गर्म रहेगी क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है ना। और भूमध्य रेखा के पास गर्म क्यों रहेगा? क्योंकि भूमध्य रेखा एक वह स्थान है जहां पर सूर्य की स्थिति जो है, अगर वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में अगर आना जाना भी करता ही रहे, आप जानते हो स्थिति उसकी बदलती रहती है, तो भी विषुवत रेखा से तो पार करेगा। तो विषुवत रेखा जो सेंट्रल पॉइंट है ये गर्म रहेगा और इसकी वजह से यहाँ पे जो जलधाराएं हैं वो भी कैसे रहेंगी? गर्म रहेगी। तो चलिए हम उसको भी यहाँ पे गर्म कर देते हैं। ये लीजिए, गर्म हो गया, ये गर्म हो गया, ये गर्म हो गया। अब होगा क्या? ये लगभग मैं मान लीजिए कि अभी जो हमारा जो सूर्य है, अभी हमारा जो सूर्य है वो इसी 0 डिग्री इक्वेटर पर है और हमारी सूर्य की जो स्थिति है वो दक्षिणायन जा रही है। कहाँ जा रही है? नीचे की ओर जा रही है। और नीचे की ओर जाते हुए जब वो विषुवत रेखा के पास आ रही है तो वो माह चल रहा है सितंबर, मान के चलिए। कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। अब सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना आप नीचे चले जाओ। जब आप 3 महीना नीचे जाओगे तो सूर्य की जो स्थिति होगी ना वो मकर रेखा में चले जाएगी, मतलब कि विषुवत रेखा से नीचे। और जब वो विषुवत रेखा से नीचे चली जाएगी तो सूर्य की स्थिति लगभग यहाँ पे रहेगी, लगभग यहाँ पर। और यहाँ पर रहना मतलब कि वो दिसंबर माह, और दिसंबर माह मतलब कि ये वो समय है जब 24 से 25 दिसंबर के आसपास जब यहाँ पे पूरी पूरी गर्म जल धाराएं जमा हो जाएगी, जिसको हम अल नीनो इफेक्ट पढ़ेंगे। और अल नीनो का मतलब ही होता है मेल चाइल्ड। यीशु, भगवान यीशु जो है उनकी चाइल्ड की यहाँ पे बात चल रही है।
तो ये मेल चाइल्ड की बात चल रही है यहाँ पर, मतलब कि 25 दिसंबर के आसपास। तो अब सूर्य कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। अब जब सूर्य यहाँ आ चुका है भाई, तो यहाँ पर सूर्य क्या करेगा, यहाँ पर वो बिल्कुल निम्न वायु दाब, उच्च निम्न वायु दाब की यहाँ पे क्या बना देगा, स्थिति बना देगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर क्रिएट क्यों होगा उसे समझिए। लो प्रेशर इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि सूर्य का स्थान आ चुका है। इसका मतलब कि अब यहाँ पर आपके पास ITCZ बेल्ट आ चुका है। लगभग मैं ऐसा समझाने के लिए अब यहाँ बना दे रहा हूं, ITCZ बेल्ट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बेल्ट। ये क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बेल्ट, ITCZ, जिसको आप अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हो, जो कि काफी निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, अत्यंत ही निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ रही है यार, और ये यहाँ पे पूरे यहाँ पे जितने भी स्थल हो या फिर महासागर वाला जल वाला हो, ऊपर ऊपर गर्म हो गए, और गर्म हो गए तो इसके पास की जितनी भी वायु थी वो सब के सब ऊपर उठ गए, और जब सब के सब ऊपर उठ गए तो यहाँ पे वायु है ही नहीं, तो निम्न वायुदाब हो गया। अब अगर ये निम्न वायुदाब वाला पेटी अगर यहाँ पर बन चुका है, तो जाहिर सी बात है जितनी भी हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध में है, जो इसके इर्द गिर्द है, वो सब इसकी ओर खींची चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो लो प्रेशर वाला एरिया है। ये कैसा एरिया मैंने बताया आपको, ये पूरा का पूरा आपका कैसा एरिया मिल रहा है, लो प्रेशर वाला एरिया दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके तुलनात्मक जितने हाई प्रेशर वाले सब इसकी ओर आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, हम ये करेंगे जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स चल रही है, जिसको आप व्यापारिक पौने कहते हैं, उसकी दिशा सर्वप्रथम आपके पास ऐसा दिखाई देगी। और जब ये विषुवत रेखा को क्रॉस करता है तो आप जानते हो एक कोरोलिस फोर्स भी लगेगा इस पर, क्योंकि पृथ्वी तो भाई अपनी अक्ष पर घूम ही रही है ना, घूम ही रही है, और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, तो यहाँ पर एक फोर्स भी लगता है, कोरोलिस फोर्स। तो अब आपके पास ये जो हवाएं जो जिसका डायरेक्शन इस तरीके से आ रहा है, जिसे आप बोलोगे उत्तर पूर्वी, अब ये उत्तर पूर्वी की जगह इसका जो डायरेक्शन है ये व्यापारिक पवनों का वो इस तरीके से हो जाएगा। ये लीजिए, मतलब कि इनका डायरेक्शन क्या हो गया, दिशा क्या हो गया, अब ये हो गया उत्तर पश्चिमी। देख लीजिए उत्तर पश्चिम से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे स्वयं बताइए कि जब ये हवाएं ऐसा ही फिर विषुवत रेखा को क्रॉस करके इस तरीके से हो गई, तो ये वायुमंडल में परिसंचरण हो रहा है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो रहा है। तो इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या वायुमंडलीय परिसंचरण के साथ ही साथ जो इससे संबंधित, इससे अटैच्ड जो आपके पास महासागरीय जलधाराएं दिख रही है भाई, उसमें तो परिसंचरण होगा, उसमें तो आपके पास क्या होगा, ओशनिक जो करंट है उनका भी तो सर्कुलेशन होगा ना, तो वो किसको अपने साथ ले आएगी। अब आप देखिए यहाँ पे जितने भी गर्म जलधाराएं थी ये वाली, वो उसको अपने साथ ले आएगी। ये लीजिए, अब वो अगर ला ली तो इसने क्या किया, देखिए ना क्या किया भाई इसने, ये जो पेरुवियन कंट्री है या फिर ये जो चिली कंट्री है या फिर ये जो तटीय क्षेत्र उसका दिखाई दे रहा है, वहां पे गर्म पानी जमा होने लगेगा। ये देखिए जमा होने लग रहा है, हो गया, और यही गर्म जाल धाराओं के ही कारण अल नीनो इफेक्ट आएगा, यही आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि मेरे पास ये निम्न वायु दाब वाली पेटी का आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, इसलिए मैं इसे फिलहाल यहाँ से हटा देता हूं ताकि चीजें आपको समझने में आसान हो। यहाँ देखिए, ये लीजिए, ये हो गया, ये लो प्रेशर वाला भी एरिया हटा देते, इसका काम नहीं, फिलहाल ये ITCZ से हटा दिया मैंने। समझिए, चीजों को समझते चलिए। अब देखिए गर्म जल धाराएं तो आपने जमा कर लिए यहाँ पर पूरे पूरे आगे, मगर आप याद रखिएगा जो साउथ अमेरिका है वो दक्षिणी गोलार्ध में, और इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो आपके पास यहाँ मिलेगा नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव में आपके पास जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो आपके पास मिलेगा, जिसको आप अंटार्कटिक, जिसे आप यहाँ देखिए ये वाला अंटार्कटिक आपके पास दिखाई दे रहा है। इस अंटार्कटिक से आपके पास अत्यंत ही शीत लहरें आएंगी, आप जानते हो, कोल्ड वेव्स, और इन्हीं कोल्ड वेव के साथ यहां से आएगी ऐसी महासागरीय धाराएं जिनकी विशेषता कैसी है, वो खुद में बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी। तो चलिए अब हम उन्हीं को लाते हैं। यहाँ देखिए, अगर ये ठंडी धाराओं को अगर हम लाए तो वो इस तरीके से आएगी। ये लीजिए, नीचे से ये ऊपर की ओर, ये लीजिए, ये आ गई अत्यंत ही ठंडी कोल्ड जल धाराओं की मैं बात कर रहा हूं, महासागरीय धाराएं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ना कहां से आ रहा है, दक्षिणी ध्रुव से आ रहा है, अंटार्कटिक सर्कल, जो कि काफी कैसे ध्रुवीय प्रदेश है, ठंडा रहेगा, फ्रिज्ड जोन आप उसे कहते हो। तो ये जो महासागरीय धाराएं यहाँ पर आ रही है, जो कि खुद में बहुत ही ज्यादा ठंडी है, और ऊपर से आने वाली ये व्यापारिक पवनें जो कि गर्म है, इसलिए इन व्यापारिक पवनों का ये भी कहा जाता है नाम कि इनका नाम क्या है, एंटी पेरुवियन करंट।
क्यों? क्योंकि ये जो ठंडी महासागरीय जलधाराएं आ रही है इसका नाम है पेरुवियन करंट या फिर पेरुवियन महासागरीय जलधारा है। और ये जो महासागरीय जलधारा जो ऊपर से आ रही है इसके विपरीत आ रही है, तो इसको एंटी पेरुवियन महासागरीय जलधाराएं कहते हैं, जो उसके विपरीत आ रही है। ये आप याद रखेंगे। फिलहाल अभी हम इसके प्रोसेस पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे गर्म धाराएं भी आ गई, महासागरीय धाराएं। यहाँ पर आपके पास जो ठंडी या शीत महासागरीय धाराएं वो भी आ गई, दोनों मिला, मतलब महासागरीय जो आपके पास जल धाराएं उनका यहाँ पे मिलन हो रहा है। और आप जानते हो जब ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, एक सर्कुलेशन हो रहा है किनका, महासागरीय जलधाराओं का। तो यहाँ पर अब एक उत्पन्न होगी स्थिति जिसे आप बोलोगे उष्णकटिबंधीय अवदाब की स्थिति, जिसे इंग्लिश में आप कहोगे कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलपमेंट की जो कंडीशन यहाँ पर एक दिखाई देने लगेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि अभी मकर रेखा में आपका सूर्य है ना, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। तो गर्म धाराएं और यहाँ से ठंडी धाराएं मिल रही है, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि यहाँ पे चक्रवात आने लगेगा। और ये जो चक्रवात आएगा, इसी चक्रवात का नाम आप यहाँ पर दोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो चक्रवात आ रहा है, ये चक्रवात का नाम है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। देखो ना, विषुवत रेखा यहाँ पे मकर रेखा, तो ये चक्रवात आप यहाँ पे डेवलप कर दिया, ये नहीं चक्रवात। अब ये जो चक्रवात है, ये चक्रवात कहां पर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। वैसे तो पूर्व से पश्चिम आता, परंतु जैसे जैसे ये अभी कौन सा मंथ था, दिसंबर मंथ, अब दिसंबर से आप ऊपर जा रहे हो, फिर 3 महीने ले लो, जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च तक ये जो स्थिति है यहाँ पर आ गई, ये आ गई मार्च के आसपास। मतलब कि कहां पर आपके पास दिखाई दे रहा है ये चक्रवात, वो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी तरफ दिखाई दे रहा है, और इंडोनेशिया तरफ आपके पास दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया। अब होगा क्या, ये 2 भागों में बटेगा। अब ये जो बटेगा ना, ये अपने साथ ही साथ, यहाँ देखो 2 भागों में बटना मतलब कि मैं गर्म जल धाराओं की बात करूं। क्यों? क्योंकि जब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है भैया, क्योंकि पूर्व की तरफ से जो ईस्टर्लीज आएगी ना, जेट प्रवाह, वो अपने साथ इसको ले आएगा यहाँ पर। और जब ये अपने साथ लाएगा तो ये तो एयर सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन मतलब वायुमंडलीय परिसंचरण। अब उसके नीचे महासागर है, तो महासागरों में भी तो परिसंचरण होगा, वहां भी तो सर्कुलेशन होगा। तो वो क्या करेगा, ये जो गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं वो उसको अपने साथ लेते आएगा। तो गर्म महासागरीय जलधाराएं भी आएगी इसके साथ, ये देखिए आने लग गई, ये आने लग गई। और ये जितने भी महासागरीय जलधाराएं हैं वो आपके पास ये इस तरीके से, ये देखिए इधर जमा हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया, जो मैंने अभी बात किया था। और एक आपके पास यहाँ ऑस्ट्रेलिया तरफ चले गया, ऑस्ट्रेलिया की इस तरफ पूर्व तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ पूर्व तरफ आएगा ना, तो इधर ये सूखे की स्थिति लाएगा। और यहाँ पर ये जो इंडोनेशिया से होते ये आगे के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो चाइना तरफ आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी सूखे की स्थिति ले आएगा। कैसे सूखे की स्थिति लाएगा भाई? सूखे की स्थिति इसलिए ले आएगा क्योंकि ये कैसा है, गर्म है। और अगर ये महासागरीय धारा यहाँ गर्म है, मतलब यहाँ पे कैसा हो गया, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया। अब अगर ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेगी। जब हवाएं ऊपर उठेगी तो कन्वेक्शन और लेटेंट हीट वेपोराइजेशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बादलों का निर्माण होगा। अब बादलों का निर्माण होगा मतलब कि ये तो यहीं पर ही बारिश कर देगी। तो जो थल तरफ जाना था इस तरफ, वो थल तरफ नहीं जा पाएगा, इस थल तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का जो डिफरेंस था वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मतलब कि वायु दाब में यहाँ पे अंतर नहीं मिल रहा है, महासागर और यहाँ थल की ओर। तो यहीं कहीं बारिश हो जा रहा है, इस थल की ओर आ नहीं रहा है। तो इस थल में एक सूखाग्रस्त स्थान यहाँ पे प्राप्त होने लगता है, ये आप याद रखोगे। खैर, हम बढ़ते हैं हमारे इंडिया की तरफ। जब हम इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए, अब यही जो आपके पास गर्म जल धाराएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें इस इंडियन ओशन में दिखाई देने लगता है। ये इंडियन ओशन, मैं इसे हिंद महासागर भी लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। ये आ गया आपके पास हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में ये गर्म जलधारा यहाँ पे आ गई। अब जब गर्म जलधारा यहाँ हिंद महासागर में आई ना, तो ये महीना हो गया मार्च का 3 महीना, आप और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, अप्रैल मई जून। मतलब अप्रैल मई जून ये वो समय है जब सूर्य का उत्तरायण हो चुका है। और सूर्य का जब उत्तरायण हो चुका है तो सूर्य आपको कहाँ मिलेगा, सूर्य आपके पास यहाँ पर कर्क रेखा में आपका सूर्य मिलेगा। और जानते हो कि जब कर्क रेखा में सूर्य दिखाई दे रहा है, लगभग कर्क रेखा के आसपास, तो आपके पास ये निम्न वायुदाब की पेटी यहीं पे बना देगा, उच्च निम्न वायुदाब की पेटी, जिसे आप ITCZ बेल्ट कहते हो, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था। मतलब एक ऐसा बेल्ट जहां पे निम्न वायुदाब बहुत ही ज्यादा रहेगा। मतलब कि अगर मैं इसे रेड कलर से दर्शाऊं तो लगभग आपके पास इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है,
ये स्थिति, ये क्या है ITCZ बेल्ट, इसे समझिए ITCZ बेल्ट यहाँ आ गया, मतलब कि ये जून वाले महीने में हम जा चुके हैं। और जब जून वाले महीने में जा चुके होते हैं तो आप जानते हैं जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहाँ देखें तिब्बत वाला जो क्षेत्र है ये काफी लो प्रेशर वाला बन चुका रहता है, और इसके कंपैरिजन में आपके पास हिंद महासागर वाला या फिर अरब सागर की अगर मैं बात करूँ, बंगाल की खाड़ी की बात करूँ तो हाई प्रेशर वाला बन चुका है, उच्च वायुदाब। और ऐसी स्थिति बनने की ही वजह से, या फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे और ले लो तो हमारे गंगा के मैदान तरफ भी आपको लो प्रेशर मिल जाता है, अत्यधिक लो प्रेशर। तो ऐसी स्थिति में ही आपके पास साउथ वेस्ट मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ये आप सभी जानते हो। और दक्षिण पश्चिम मानसून आने का जो यहाँ पे कारण आपको दिखाई देता है वो है ये वायु दाब में अंतर होना, जिसकी वजह से आपके पास कुछ इस तरीके से अंदर की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करता है और फिर यहाँ पे बारिश होती है। परंतु जब यहाँ पर ये गर्म महासागरी जलधाराएं आ जाती है, किसकी वजह से, यहां से ये क्या था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो ऐसे स्थिति में अब यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में ये जो इफेक्ट आ चुका है रेड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा, हिंद महासागर के जल को भी गर्म कर देगा। अब भाई अगर हिंद महासागर के जल को गर्म कर देगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो हवाएं रहेगी वो ठंडी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। जब वो ठंडी ही नहीं रहेगी तो क्या वहां उच्च वायुदाब बनेगा, हाई प्रेशर नहीं बनेगा। इसका मतलब कि हमारे भारत में, यहां ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत में एक अच्छा सामान्य वर्षा हो, ऐसा मौसम रहे, उसके लिए जरूरी था हिंद महासागर में हाई प्रेशर बना। परंतु अभी आपने देखा क्योंकि महासागरीय जलधारा यहाँ पहुंच चुकी है, ये अपनी गर्म जलधाराओं की बदौलत हिंद महासागर का भी तापमान बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अभी हाई प्रेशर हट जाएगा और लगभग यहाँ पे लो प्रेशर जैसा दिखाई देने लगेगा। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर ही अगर लो प्रेशर दिख जाए तो क्या इस तरीके की जो हवाएं थी जो ऊपर जा रही थी वो जा पाएगी, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि दाब में अंतर ही नहीं दिखेगा। अब जब वो ऊपर जाएगा ही नहीं तो क्या सामान्य वर्षा होगी, नहीं होगी। मतलब कि हमारे इस इंडिया में जो स्थिति उत्पन्न होगी वो स्थिति ऐसे उत्पन्न होगी कि ये कहा जाएगा कि अब यहाँ पर कैसा आ रहा है, सूखा पड़ गया। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर में यहाँ पे उच्च वायुदाब ना बन करके निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि महासागरीय धाराएं जो गर्म है खुद में यहाँ आ चुकी है, और वो आई कहां से, पेरुवियन कंट्री की ओर से। समझ में आ रहा है? इसी को ही बोला जाता है अल नीनो इफेक्ट। इसी को क्या कहते हैं, अल नीनो का प्रभाव। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि अल नीनो के प्रभाव से भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो आप बोलोगे भारत में जो सामान्य वर्षा हो सकती थी सामान्य वर्षा नहीं होगी और वहां पे सूखा की स्थिति आ जाएगी। यह है अल नीनो के प्रभाव। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा चीज, ये जो पेरुवियन कंट्री है, ये जो पेरू कंट्री, यहाँ पे जो हमने दक्षिणी ध्रुव से यहाँ पे जो ये ब्लू कलर में जो मैंने यहाँ पे महासागरीय धारा लाए थे, इसी का नाम पेरुवियन करंट भी कहते हैं, जो कि खुद में कैसी है, कोल्ड है, ठंडी है। और इसी को हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इसका दूसरा नाम क्या है, हम्बोल्ट धाराएं, जो खुद में कैसी है, ठंडी है। अब यहाँ पे देखो अल नीनो का इफेक्ट तो आपके पास समझ में आ गया। अगर मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछ दे कि अल नीनो का और क्या क्या इफेक्ट होता है, तो भी याद रखना कि जो भूमध्य रेखा है यहां पर ये क्या करेगा, जो वायुमंडलीय परिसंचरण हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं विकृति लाएगा, मतलब डिस्टॉर्शन लाएगा, डिस्टर्ब करेगा। देखो ना, डिस्टर्ब कर दिया। जो सामान्य चाल से ये जो चलते थे वो नहीं चले। क्यों? क्योंकि अल नीनो याद रखना लगभग 8 से 10 वर्ष यानी 5 से 10-12 साल के बीच में ही आता है, क्योंकि इस महासागरीय जलधाराओं को इतना गर्म होते समय भी तो लगेगा ना, इसलिए। क्लियर हो गया ये चीज। दूसरा, अगर कोई प्रभाव बोले और क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो सामान्य तौर पर जो महासागरीय जलधाराओं का जो वाष्पीकरण होने की प्रक्रिया हुआ करती थी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और तीसरा जो प्रभाव पड़ता है यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया, ये जो आपके पास गर्म जलधारा ऊपर से यहाँ पर आ गई, पेरू कंट्री के आसपास जमा हो रही है, और यहीं से आपके कोल्ड जलधारा पहले यहाँ बहाव करती थी, उसको कौन विस्थापित कर दिया, गर्म जलधाराओं ने। तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्लवक एक वह चीज है जो मछलियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। वहां पे मछलियों के जन्म लेने के लिए उनके पोषक तत्व है वो, उसकी यहाँ पे कमी हो जाएगी। अब प्लवक की अगर यहाँ पे कमी हो जाएगी, जिसको प्लैंकटन कहते हैं अंग्रेजी में, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो मछलियां यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं पाई जाएगी। ये भी एक घाटा होता है अल नीनो की वजह से, आप याद रखोगे। ठीक है। अब अल नीनो के बाद आपके पास एक नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी ऐसे ही आता है जिसको आप याद रखोगे, ला नीना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ला नीना। तो ला नीना क्या है,
ला नीना जो है वो बिल्कुल इफेक्ट करेगा अपोजिट किसके, अल नीनो के, किसके अपोजिट, अल नीनो के बिल्कुल अपोजिट करेगा। तो अल नीनो का काम क्या था, सूखाग्रस्त कर देना। तो ला नीना क्या करेगा, सामान्य बारिश लाएगा। परंतु ला नीना के भी प्रोसेस को आपको समझना होगा। अब ये भी एक चीज याद रखना, जो अल नीना है लगभग 5 साल 6 साल 8 साल 10 12 साल के बीच में आता है, क्योंकि महासागरीय जलधाराओं को इतनी डिग्री सेल्सियस में गर्म भी तो होना पड़ता है। मतलब लगभग ये जब गर्म जलधाराएं पेरू कंट्री के आसपास इधर तट में आते हैं तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म कर देते हैं इस महासागरीय जलधाराओं को, और इतना गर्म करने के लिए उसको 10-12 साल का अंतर चाहिए। मगर इस 10-12 साल के अंतराल के बीच में ही भाई महासागरीय जलधाराएं तो अपनी चलती ही रहेगी ना, क्योंकि हवाएं तो चलती रहती है, वायुमंडलीय परिसंचरण तो होता ही रहेगा, तो वो सामान्य है। और वैसे सामान्य महासागरीय जलधाराएं जो चल रही है उसको अब लाल नीना के अंतर्गत ले लीजिए। तो अब हम देखते हैं लाल नीना हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे जब ये गर्म जलधारा है, यहाँ पे समझिएगा, जब ये गर्म जलधारा यहाँ पे जमा हो रही है, जैसे यहाँ देखिए गर्म जलधाराएं जमा हो गई, मैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र ले लिया, या फिर अगर मैं यहाँ पे इंडोनेशिया का ये वाला क्षेत्र अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए जब ये महासागरीय गर्म जलधाराएं जमा हो रही है तो ये क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी, मतलब इस स्थान पे जो ठंडी जलधाराएं थी वो नीचे की ओर दबेगी, और जब ठंडी जलधारा नीचे की ओर दबेगी तो वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी। ये देखिए ऐसा वो आगे बढ़ेगी, और वो आगे बढ़ करके किसका स्थान ले लेगी, वो आगे बढ़ करके यहाँ पे जो पहले गर्म जल धाराएं थी महासागर की उनका स्थान ले लेगी। ये लीजिए उनका स्थान यहाँ पर ले ली। इसी ही को ही कहा जाता है ला नीना। क्या कहा जाता है, ला नीना। और जब तक अल नीनो नहीं आ रहा है फिर यही गर्म जल धाराओं का इस तरीके से यहाँ पे परिसंचरण होता रहता है। अब माफ करिए, इन्हीं शीत या ठंडी जल धाराओं का परिसंचरण होते रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ला नीना। ये सामान्य वर्षों में आपको दिखाई देता है, जिसमें का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव हमारे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। यह ला नीना। अब बात ये उठती है कि भाई आपके पास महासागरीय गर्म जल धाराओं को लाने वाला ये जो येलो येलो मैंने बनाया था वो था आपके पास उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ईस्टर्लीज जैसे कुछ जेट है जो लेकर के आ रहे थे, इनको कौन ला रहे थे, इनको लाने वाले सामान्य जो पवने हैं उनके साथ महासागरीय जल धाराएं वर्ष भर इस तरीके से आते रहती है। आप ये याद रखोगे। अब बात उठता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर ये अल नीनो ला नीना इफेक्ट हमको समझ में आ गया, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही ऐसा इफेक्ट हमको क्यों दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर वाले हिस्से में ही ये इफेक्ट प्रभाव इसलिए दिखाई देता अल नीनो का क्योंकि भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह मानना है कि ये जो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वो उसमें ये जो साउथ अमेरिका की जो प्लेट है वो अंदर की ओर धंसते जा रही है, और क्योंकि वो अंदर की ओर धंस रही है जिसकी वजह से ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा होगा, और ज्वालामुखी उद्भेदन होने के साथ उससे निकलने वाली जो ऊर्जा जो एनर्जी है वो भी यहाँ स्टोर हो रही है, और बाद में जो यहाँ का वो टेम्परेचर क्या करता है, अत्यधिक बढ़ा देता है। वो 10 से 12 साल बाद इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। दूसरा अगर आपको समझना है कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये विषुवत रेखा के पास में, अब अगर ये विषुवत रेखा के पास में है तो यहाँ की महासागरीय जलधाराएं तो वैसे भी गर्म होते रहेगी। और एक ऐसा कंडीशन आता है जिसको हम बोलते हैं उपसौर, उसका भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, उसे भी आप समझिए। उपसौर क्या है, तो उपसौर को समझने के लिए मैं इस तरीके से यहाँ देखें, यहाँ मैं बना दे रहा हूं। मान लीजिए ये है आपके पास, ये है आपके पास अर्थ का एक ऑर्बिट, ठीक है। चलो अर्थ को अब हम यहाँ से मूव करवाते हैं। ये है आपका अर्थ। अब अर्थ जो मूव करेगा या परिक्रमा करेगा सूर्य की, तो यहाँ पे हम बड़ा से एक सूर्य रख देते हैं, सूर्य के चारों परिक्रमा कर रहे हैं। तो अर्थ का एक ऐसा पॉइंट जो अर्थ यहाँ पर जब आ जाएगा ये, तो ये काफी करीब हो गया। ये वाला पॉइंट जो कि सूर्य से काफी करीब है, इसे ही कहा जाता है वो स्थिति उपसौर स्थिति, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पेरीहेलियन। ये क्या कहलाएगा, पेरीहेलियन। और पेरीहेलियन एक वो पॉइंट है जहां पर सूर्य की किरणें लगातार डायरेक्ट बहुत ही कम दूरी तय करके इस पे पड़ेगी, तो स्थान काफी गर्म रहेगा। तो ये वाली स्थिति है जो विषुवत रेखा लगभग जनवरी के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, मतलब कि 3 जनवरी के आसपास आप पकड़ लीजिए, लगभग 3 से 5 जनवरी के आसपास का, ठीक है। तो इसके कारण भी ये स्थिति यहाँ पे गर्म बनी रहती है, क्योंकि मैंने आपके पास लगभग 24 दिसंबर के आसपास तो यहाँ पे पेरुवन जो गर्म जलधारा है उसके कोस्ट के पास या भी तट के पास बन रहा, तो दिसंबर के आसपास बताया 24-25 दिसंबर, उसी के आसपास जब जनवरी में पहुंचते हैं 2 से 3 जनवरी के आसपास, तो आपके पास ये उपसौर वाली स्थिति बनती है। तो ये भी एक असर करता है यहाँ पे, गर्म जल धाराएं को और
बनाए रखने के लिए, ये भी आप याद रखना। और ये वाली जो स्थिति जो कि सूर्य से काफी दूर है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एपीहीलियन, या फिर आप इसे हिंदी में कहते हो क्या, अपसौर, ये याद रखना, अपसौर कहते हैं, अपसौर। ठीक है, चलिए ये दो स्थिति थी जिसके कारण यहाँ पर ये गर्म महासागरीय जलधाराओं का बनना तय रहता है। तो ये था आपके पास पेरुवन, मतलब ये पेरू कंट्री और चिली कंट्री के तट पे बनने वाली महासागरीय जलधाराएं, जिसको हम अल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे इंडिया में क्या आ रहा था, तो सूखा की स्थिति भी पड़ रही थी। तो ये था हमारा अल नीनो इफेक्ट। इसी अल नीनो इफेक्ट से संबंधित यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट दिया हूँ जिसको मैंने अभी आपको समझा चुका हूँ। जैसे बताया, भूमध्यय रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आना, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होना। क्यों वाष्पन में अनियमितता हो रही है? क्योंकि भैया वहाँ पे जो टेम्परेचर या तापमान है उसमें भी तो बदलाव हो रहा था ना, वो आपने देखा। और तृतीय मैंने बताया, जो पेरू कंट्री वाली बताया था, वहाँ पे गर्म जलधारा जो है ठंडी जलधाराओं का स्थान ले रही थी। तो ऐसे में अल नीनो बन रहा था, और अल नीनो की वजह से जो प्लवक है उसकी मात्रा कम हो जाती है। प्लवक यहाँ लिखा हुआ है, प्लवक की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मछलियों का जो उत्पादन हो सकता था वो नहीं हो पाता। ये आप याद रखोगे।